मैम एनएलपी क्या है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करता है? एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने की टेक्निक है। एक 14 इयर्स के बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एक 40 ईयर की वुमेन को नहीं चाहिए। हम जैसा खाते हैं ना वो हमारे वैसे ही मूड को क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। आज के टाइम में मैं देखती हूँ लोगों ने फैट्स बिल्कुल हटा दिए, घी खाना बंद कर दिया, मक्खन खाना बंद कर दिया। स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए दी बेस्ट इन द मोस्ट सिंपल टेक्निक 5-5-5। क्या आप यूज करती हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीकानेर राजस्थान से मिसेस श्रृंखला शर्मा, जो एक डाइट कंसल्टेशन, एनएलपी और पीएलआर जैसी पावरफुल हीलिंग थेरेपीज के माध्यम से लोगों की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलनेस पे काम कर रही है। आज हम जानेंगे कि कैसे सही डाइट, पॉजिटिव माइंडसेट और सबकॉन्शियस हीलिंग हमारी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो आइए मिसेस श्रृंखला शर्मा से बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच बबीता जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और इस मंच पे अपने विचारों को साझा करने के लिए थैंक यू सो मच। मैम, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, जिसे आप फर्स्ट डाइट कंसल्टेशन से लेकर एनएलपी और पीएलआर जो थेरेपीज है, यहाँ तक का सफ़र कैसे किया आपने? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2007 में। मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया था वनस्थली विद्यापीठ से और अपना पहला जॉब ज्वाइन किया यूनिसेफ में। उसके बाद फिर मैंने एनआरएचएम ज्वाइन किया एंड काफ़ी सारे एनजीओज़ में काम किया, क्योंकि मुझे लगता था शायद मेरा करियर इन्हीं एनजीओज़ में है। बट धीरे धीरे चेंजेस आते गए और एक लंबा पॉज आया मेरे मदरहुड के टाइम पे। देन आई रियलाइज़ कि क्योंकि मैं एक फूड साइंस की स्टूडेंट थी तो मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक था। मैं हेल्दी चीज़ों के बारे में पढ़ती रहती थी, हेल्थ के लिए क्या अच्छा होता है, डाइट में क्या अच्छा होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमने बीएससी में फूड साइंस, डाइट थेरेपी ये सब पढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें थी। देन मेरे दिमाग में आया कि मैं घर बैठे ये काम तो ज़रूर कर सकती हूँ। मैंने घर से ही हेल्थ बेस्ड कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया एंड उसी के साथ एज ए डाइट कंसल्टेंट मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जब मेहनत रंग लाई, कोई टीम नहीं थी, एडिटिंग कोई स्किल्स नहीं थे, कोई गैजेट्स नहीं थे, सब कुछ अकेले कर रही थी एंड बच्चों के साथ। बट वो होता चला गया एंड एक दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें तो काम कर रही हैं। फिर मैंने अपना एक और चैनल स्टार्ट किया जो कि एक मोटिवेशनल चैनल था एंड वहाँ से आता है एक्चुअल शिफ्ट। वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम राम सर की एक पॉडकास्ट में सुना था कि एनएलपी एक्चुअली होता क्या है, एनएलपी कैसे हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पे काम करता है। एंड देन आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या चीज़ है। एनएलपी के बारे में मैंने नहीं सुना था। मैंने फर्स्ट टाइम एनएलपी के बारे में सुना 2018 में और उसके बाद उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ न थी। मैं बहुत साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि मुझे काउंसलर बनना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन था तो यूनिसेफ का जॉब था, तो लगा कि चलो पहला जॉब ही इतना अच्छा मिल गया है तो पहले ये ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा काउंसलिंग का। बट अब किस्मत मेरे सामने थी, अब मुझे डिसाइड करना था। एंड उस टाइम क्योंकि कोरोना का टाइम था तो चीज़ें आसान थी, आप घर बैठे ना ये सारे कोर्सेज कर सकते थे। देन आई रियलाइज़ कि शायद ये चीज़ें मैं ऑनलाइन करके अपनी जो अधूरी इच्छा है ना, मन में जो दबी हुई इच्छा थी काउंसलर बनने की, ये मैं शायद पूरा कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे जाना है अब इस फील्ड में। देन मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स ज्वाइन किया एंड जब इसकी टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में उतारा ना, तब मुझे पता लगा कि ये जो टेक्निक्स है ना कितनी इफ़ेक्टिव है, कितने पावरफुल इम्पैक्ट मुझे देखने को मिल रहे थे अपनी लाइफ में। जो पर्सनालिटी शिफ्ट मैंने उस दिन के बाद की वो आज तक कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे चेंजेस मैं अपने माइंडसेट में देख रही थी, अपने बिहेवियर में देख रही थी, अपनी हैबिट्स में देख रही थी। तब मुझे लगा कि ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, अब तो मुझे इस फील्ड में एज ए कोच जाना है,
देन आई जॉइंड सुपर कोच एंड उसके बाद मैंने कदम रखा इस दुनिया में, इस NLP की दुनिया में, जो कि लिटरली मेरी फेवरेट जगह है। अब मुझे लगता है यही वो चीज़ थी जहाँ मैं एक्चुअली आना चाहती थी। सो मैंने एज ए NLP कोच काम करना शुरू किया लगभग 15 महीने पहले। एंड उसके बाद जब NLP ज्वाइन किया था तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान PLR की तरफ भी था, क्योंकि PLR बहुत डीप रूटेड चीज़ों पे काम करता है। सो कहीं ना कहीं आउट ऑफ क्यूरोसिटी, या फिर आप कहिए कि डिफरेंट मोडालिटी थी जो कि डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी, ऑल्दो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो मैंने PLR की भी क्लासेस ली एंड वो कोर्स कंप्लीट किया, और फिर मैं एक NLP कोच की तरह एंड एक PLR थेरेपिस्ट की तरह काम कर रही थी। सो ये है मेरी जर्नी इन शॉर्ट। आज की जो फास्ट लाइफ स्टाइल है इसमें डाइट का रोल सिर्फ वेट लॉस तक है मैम, कि मेंटल हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है? डाइट का रोल सिर्फ वेट लॉस तक सीमित नहीं है, बल्कि डाइट एक्चुअली डायरेक्टली हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली हमारे मूड के साथ कनेक्टेड है, हमारी पर्सनालिटी के साथ कनेक्टेड है। पुराने बुजुर्ग लोग भी कहते थे ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। ये फैक्ट है। हम जैसा खाते हैं वैसा सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वैसा हमारा मन होता जाता है, वैसे हमारे थॉट्स शेप ले लेते हैं एंड वैसा ही हम करना शुरू कर देते हैं। सो आप जो हैं आज के टाइम में, ये किसका प्रोडक्ट है? जो आप खा रहे हो। सो आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा खाना खाना शुरू कीजिए, क्योंकि खाना आपके इमोशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। हमारा ब्रेन और हमारा गट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हम जैसा खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में, हमारे मूड में, हमारे विचारों में दिखना शुरू हो जाता है। हमारा गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड यही रीज़न है कि जब भी हमें अचानक से कोई शॉक मिलता है, लाइक कोई टेंशन मिलती है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिलती है, तो हम डायरेक्टली वॉशरूम की तरफ भागते हैं। उसका रीज़न आपने सोचा है? आपको तो स्ट्रेस हुआ था, फिर आपको वॉशरूम क्यों जाना पड़ा? क्योंकि एक्चुअली हमारे जो इमोशंस है ना, हमारे गट से कनेक्टेड हैं, और इसी को गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। डॉक्टर मेयर MD का अगर आपने नाम सुना हो, उन्होंने एक बुक लिखी है गट ब्रेन कनेक्शन, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। सो बेसिकली हम जो खाते हैं वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। अगर हम जंक फूड खाएंगे तो वो एंग्जाइटी बढ़ाएगा, डिप्रेशन को ट्रिगर करेगा। वहीं अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है। सेरोटोनिन क्या है? एक हैप्पी हार्मोन है। सो हम जो खाते हैं एंड हम जो सोचते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा गट भी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। सो जब भी आप खाते हैं ना, बहुत ध्यान दीजिए कि ये आपकी बॉडी में जाके क्या करने वाला है, क्योंकि ओवर द टाइम जो आप खा रहे हो ना, आपकी स्किन पे विजिबल होने लगता है। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट फीड योर माइंड बिफोर यू फीड योर बॉडी। आपके अकॉर्डिंग राइट डाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? क्या डाइट प्लान हर एज के लिए अलग अलग होता है? जी हाँ, राइट डाइट का मतलब सिर्फ कैलोरीज काउंट करना नहीं है, बल्कि राइट डाइट वो है जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, जो कि आपके इमोशनल स्टेट को मैच करे, जो कि आपकी लाइफस्टाइल को मैच करे, आपकी एज के अकॉर्डिंग हो। राइट डाइट वो होती है जो कि हम सही टाइम पे लेते हैं, सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सही तरीके से, यानी कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हर एज के साथ ना ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं। एक 14 इयर्स के बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एक 40 ईयर की वुमेन को नहीं चाहिए, ना ही एक 60 इयर्स के जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो एक 14 साल के बच्चे को ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि उसके ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करें। वहीं एक अडल्ट को वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि उसको स्ट्रेस को मैनेज करने में, कोप अप करने में हेल्प करे। एंड एक सीनियर सिटीजन को वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि उसकी बोन हेल्थ के लिए अच्छे हों, जो कि उसकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हों। सो हमेशा ये ना एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है एंड कस्टमाइज होता है। हर एज ग्रुप के लिए डाइट अलग होती है एंड हमेशा डाइट आप वही फॉलो करो जो कि सस्टेनेबल हो एंड बैलेंस्ड हो। कोई भी चीज़ ना तो कम्प्लीटली अपनी डाइट से हटानी है और ना ही ओवर।
एक्स्ट्रा अगर हम पानी भी पीते हैं ना तो भी हमारी किडनी पे लोड आता है। तो एक्सेस किसी भी चीज़ का नहीं जाना चाहिए आपकी डाइट में। हर चीज़ को प्रपोर्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट हर चीज़ खाइए, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। आज के टाइम में मैं देखती हूँ लोगों ने फैट्स बिल्कुल हटा दिए हैं, घी खाना बंद कर दिया, मक्खन खाना बंद कर दिया, एंड उसके बाद हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे नी पेन है, अर्थराइटिस है। तो वो तो होगा ही ना, हमने हमारी डाइट से सारे फैट्स हटा दिए सिर्फ इसलिए कि हमारा वजन ना बढ़ जाए। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ के फैट कुशनिंग का काम करता है, एंड बहुत सारे विटामिन्स हैं जिनको बॉडी में ट्रैवल करने के लिए ये फैट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इन विटामिन्स को बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए भी हमें फैट्स चाहिए ना। तो हम सारा फैट अपनी डाइट से क्यों हटा देते हैं? तो हमेशा आप जो भी खा रहे हैं ना, बहुत वाइजली चुनें। आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग राइट डाइट है राइट फूड, राइट टाइमिंग विद राइट माइंडसेट। मैम एनएलपी क्या है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करता है? एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने की टेक्निक है। न्यूरो यानी कि हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक यानी कि जो लैंग्वेज हम अपने साथ बात करने में यूज़ करते हैं, हम खुद से कैसे बात करते हैं। प्रोग्रामिंग यानी कि वो पैटर्न्स जो कि आपने सबकॉन्शियसली सेट किए हैं। हमारा 95% बिहेवियर सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारे जो पैटर्न्स हैं, जो ऑटोमेटिक फॉर्म में चलते रहते हैं दिन भर, क्योंकि दिन भर में हम हज़ारों काम करते हैं। क्या हर काम करने से पहले हम सोचते हैं? नहीं सोचते, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपने ब्रश लिया और आप अपने आप ब्रश किए जा रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा कैसे करना है। आप उठे, आपको सोचना नहीं पड़ रहा कौन सा पैर नीचे सबसे पहले रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फिक्स्ड है। प्रोग्रामिंग इनकी फिक्स्ड है, तो ये ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाती हैं। और जब आप ऑटोमेटेड फॉर्म में होते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता। सो 90% हम जो चीज़ें कर रहे हैं ना दिन भर में, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से आती है। एनएलपी वो टेक्निक्स हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर जाके उन चीज़ों को समझने और उन्हें चेंज करने की ताकत रखती है। सो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल आम भाषा में अगर मैं कहूँ, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो बिहेवियर है एंड हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो हैबिट्स हैं, उनको समझने और चेंज करने की जो ताकत हमें देता है वो एनएलपी देता है। एनएलपी सबकॉन्शियस लेवल पे उन सारी चीज़ों को चेंज करने में, रीप्रोग्राम करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आज की भाषा में मैं कहूँ, पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नए को इंस्टॉल करना, इसी प्रोसेस को हम एनएलपी कहते हैं। एंड एनएलपी टेक्निक्स हमें इसी प्रोसेस में हेल्प करती हैं। मैम क्या जो एनएलपी टेक्निक है इसकी हेल्प से इमोशनल ईटिंग और अनहेल्दी हैबिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है? इमोशनल ईटिंग एक्चुअली एक कोपिंग मैकेनिज्म है। हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, हम फूड को कंफर्ट की तरह लेना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी किसी इंसान को, अक्सर ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, उसे गुस्सा आ रहा है वो खाना शुरू कर देगा, वो टेंशन में है वो खाना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम फूड को कंफर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। एंड वहाँ से अगर हम उस स्ट्रेस को हटा दें तो उसका जो ओवर ईटिंग है ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सो ये हमारी बॉडी का कोपिंग मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है। सो अगर हम इसके डीप रूटेड कॉजेस को हटा देंगे तो जो बिहेवियर हमें दिख रहा है सरफेस लेवल पे, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और इन सारे केसेस में हम एनएलपी को बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कई सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपके डीप रूटेड कॉजेस पे काम करके, आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करके इन सारी हैबिट्स को आपकी लाइफ से डिलीट कर सकती हैं परमानेंटली। और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि एनएलपी सिम्टम्स पर नहीं, रिजल्ट्स पर काम करता है। मैम डाइट और माइंड का कनेक्शन कितना स्ट्रांग होता है और क्या हम माइंडसेट बदलकर ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? जी, ये कनेक्शन उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है जितना कि हम सोचते हैं। ये टू वे स्ट्रीट है। हम जैसा खाते हैं ना, वो हमारे वैसे ही मूड को क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। एंड जैसा हमारा मूड होगा वैसे ही हमारी फूड चॉइसेस होंगी। इसे मैं माइंड गट लूप बोलती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ब्रेन और गट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है।
डेफिनेटली माइंडसेट को बदलकर ईटिंग हैबिट्स को कम्प्लीटली चेंज किया जा सकता है। क्योंकि जब हमारा ब्रेन स्कैर्सिटी मोड से अबंडेंस के मोड में आता है ना, तो वो फूड को पनिशमेंट या रिवॉर्ड की तरह नहीं लेता, वो उसको नरिशमेंट की तरह लेना शुरू करता है। और फिर वो मोटिवेशन अपने आप आता है, विदाउट एनी स्ट्रिक्ट डाइट वो खाता है जो कि उसकी बॉडी के लिए अच्छा है। सो हम ईटिंग हैबिट्स को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके माइंडसेट को चेंज करना होगा। मैम, जैसे ये जो PLR है, इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है, तो आप इसे आसान भाषा में कैसे समझाएंगी? PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन। PLR एक साइंटिफिक मेथड है रादर देन जस्ट स्पिरिचुअल। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, बट कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक भी है, क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हिप्नोथेरेपी। आप इसको ऐसे समझिए, हमारे ब्रेन के अंदर वो सारी मेमोरीज होती हैं जो कि अभी तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, बट कभी वो एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हुए थे। आप ऐसे समझिए जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी फाइल्स स्टोर्ड रहती हैं, हम उन्हें एक्सेस कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो रहती हैं, हमेशा रहती हैं। सेम तरीके से हमारी जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हैं जो हमने अपने पास्ट में एक्सपीरियंस की है। इवन हमारे जो पुराने जन्म हैं उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन हमारी उस मेमोरी में स्टोर्ड है, और उस मेमोरी को हम कहते हैं प्रिमिटिव मेमोरी। बस अंतर इतना है कि उस मेमोरी को हम यूजुअली एक्सेस नहीं कर पाते, बट अक्सर हम सब ने सुना है पुनर्जन्म के केसेस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पुराने जन्म का कुछ कुछ याद होता है। मेरे अपने घर, अपनी फैमिली में भी एक केस ऐसा है जिन्हें अपने पुराने जन्म का सब कुछ याद है, अपने आप याद है, क्योंकि शायद उनका ब्रेन उस मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है जो कि हम यूजुअली नहीं करते। सो हम PLR में क्या करते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू माइंड को एकदम डीप रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाते हैं ताकि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन यानी कि उस प्रिमिटिव मेमोरी को एक्सेस कर पाएँ। तो सबकॉन्शियस ब्रेन उन सारी मेमोरीज को सरफेस लेवल पे ले आता है एंड हम अवेयरनेस में आते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था। और जब हम पास्ट में जाके उन सारी चीज़ों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें इसलिए हमारी करंट लाइफ में हो रही थी क्योंकि ये जो कर्मास है ना हमारी सोल कैरी करती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये स्पिरिचुअल भी है एंड साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि हम इसमें हिप्नोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं जो कि साइंस ने खुद अप्रूव की है। ये ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत जगह यूज़ होती है। एंड ये स्पिरिचुअल इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्मास की, सोल की, जो कि डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पाथ है, स्पिरिचुअल चीज़ है। सो ये दोनों तरीके से काम करती है। ये जो अप्रोच है ना सिर्फ साइंटिफिक है ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल है, ये कि कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का। आपके एक्सपीरियंस से PLR से लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलता है? PLR बहुत सारे केसेस में काम करता है। लाइक अगर कोई पर्टिकुलर फियर है, कोई फोबिया है, किसी तरह की कोई रिलेशनशिप है जिनके पीछे का रीज़न आपको समझ नहीं आ रहा, कई बार कुछ अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल पेन्स होते हैं एंड कई बार ना हम खुद को बांध के रखे हुए हैं, डोंट नो व्हाई, यानी कि ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न्स जिनके पीछे का रीज़न, जिनके पीछे का लॉजिक आपकी करंट लाइफ में आपको कहीं नहीं दिखता। ना तो उसके पीछे कोई मेडिकल हिस्ट्री है, ना ही उसके पीछे कोई आपका एक्सपीरियंस है। तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ऐसी चीज़ें अक्सर हमारे पास से कनेक्टेड होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। एक मेरी क्लाइंट थी जिसे कि बहुत डर लगता था आग से। लाइक वो किचन में जाती थी ना तो उसे ऐसा लगता था मैं खाना कैसे बनाऊंगी। उसे हमेशा इस चीज़ का डर लगता था कि आग लग गई तो, मैं जल गई तो, ये हो गया तो। बहुत मुश्किल था उसके लिए खाना बनाना। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सब के लिए नॉर्मल है, हम सब रोज़ कर रहे हैं अपने घर में, बट उस पर्सन के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था डेली किचन में जाके खाना बनाना। अब इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट जब उसके पास्ट में जाके उसने देखा तब उसे समझ में आया कि इस स्पेसिफिक बिहेवियर के पीछे क्या रूट कॉज है। एंड जब उस रूट कॉज को समझ के उसे वहाँ से रिलीज़ किया गया तब जाके उसे उसकी करंट लाइफ में रिलीफ दिखा। क्या करंट लाइफ की हेल्थ इश्यूज या फियर का कनेक्शन पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से हो सकता है? जी बिल्कुल। हमारी करंट लाइफ के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास से कनेक्टेड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, बट ये हो सकते हैं क्योंकि हमने कितने सारे केसेस में ऐसा देखा है कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है, बहुत क्रोनिक है,
बट उसका रीज़न समझ नहीं आ रहा। टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बॉडी में कोई रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पा रहे डॉक्टर, पर स्टिल वो प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व ही नहीं हो रही। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी ना, वो सोल कैरी कर रही है पुराने जन्म से, उसका जो लास्ट बर्थ था उस टाइम से। एंड जब उसको PLR करवाने के बाद उसके पास्ट में जाके उन चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है, उन ट्रॉमास को, स्ट्रेस को, तो इस लाइफ में उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक लड़की थी, क्लाइंट थी मेरी बेसिकली। सो उसके साथ का इशू था कि उसे हमेशा ना पेट में कुछ तो प्रॉब्लम रहती थी, बहुत हैवीनेस, बहुत जलन। ऑल्दो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बट उसने कई बार डॉक्टर को दिखाया और इसके पीछे का रीज़न डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था, बहुत फ्रीक्वेंटली। सो इसके पीछे जब तक उसे कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था तो वो लिटरली परेशान थी कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। और क्योंकि वो मेरे से NLP के सेशंस ले रही थी, तो उसने एक दिन मेरे साथ शेयर किया कि श्रृंखला, मेरे साथ ऐसा है कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा लगता है कि पेट में कुछ तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, बट मेरे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल हैं, डॉक्टर कहता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तो प्रॉब्लम है। अब मैं डॉक्टर को कैसे बताऊं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देन मैंने फाइंड आउट किया कि ये जो चीज़ें थी ना, रिपीटेटिवली उसकी लाइफ में शुरू से थी, और ये चीज़ें अब क्योंकि उसने नोटिस करना शुरू की थी, और जब उसका PLR कराया गया तब जाके समझ में आया कि ये चीज़ें वो कहीं ना कहीं अपनी जो लास्ट लाइफ है वहाँ से कैरी कर रही है। एंड वहाँ जाके जब उन चीज़ों को रिलीज़ कराया गया, बहुत सारी चीज़ें थी, देखो मैं सबके बारे में यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, बट हाँ ये फैक्ट है कि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी, हमारी जो सोल है वो कैरी करती है अपनी लास्ट बर्थ से। सो कई बार हमारे जो करंट लाइफ के हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं पास्ट लाइफ से। ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, बट हो सकते हैं कुछ केसेस में, और ऐसे ही लोगों के लिए PLR काम करता है। मैं हमेशा कहती हूँ PLR सबके लिए नहीं होता है। PLR कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर कोई आए और PLR करा के चला जाए, नहीं, ये सबके लिए नहीं है। कुछ ऐसे पैटर्न अगर आपको लग रहे हैं कि आपकी लाइफ में है जिनके पीछे का रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा और ये पैटर्न रिपीटेटिव है, देन यू हैव टू गो फॉर PLR, अदरवाइज नो, इट इज़ नॉट फॉर यू। मैम, जो NLP और PLR को कंबाइन करके डीपर हीलिंग कैसे अचीव की जा सकती है? NLP और PLR को कंबाइन करके हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी प्रॉब्लम का हमें सलूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि रीज़न क्या है। जो डीप रूटेड कॉजेज़ हैं उन तक पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले। सो उसके लिए हेल्प करता है हमारा PLR हमें उन डीप रूटेड कॉजेज़ तक पहुंचने में हेल्प करता है। सो नाउ वी नो वुंड्स हैं कहाँ पे। अब उन वुंड्स को हील कैसे करना है, उस लेवल पे जाके उसकी रीप्रोग्रामिंग कैसे करनी है, पुरानी चीज़ों को डिलीट करके नई चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें हमारी हेल्प करता है NLP। एंड उसके बाद काम आता है डाइट का। बॉडी को हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना डाइट का काम है, ताकि बॉडी सही तरीके से टाइमली हील हो पाए। सो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके मैं हमेशा अपने क्लाइंट को एक बेटर सोल्यूशन दे पाती हूँ। और आज मुझे ये समझ में आया है कि जब हम इन तीनों अप्रोच को एक साथ कंबाइन करके काम में लेते हैं ना, तो इससे जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो 3 गुना बेहतर होते हैं, 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, 3 गुना ज़्यादा स्पीडअप हो जाती है आपकी रिकवरी। सो जब आप माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो हमेशा जो रिजल्ट्स होंगे ना, पावरफुल होंगे। मैम, आज के टाइम में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कॉमन इश्यूज है, तो आप एक सिंपल डेली रूटीन क्या सजेस्ट करेंगी? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए दी बेस्ट एंड द मोस्ट सिंपल टेक्निक 5-5-5। अब ये 5-5-5 क्या है? जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट्स देने हैं, और उसमें आपको क्या करना है, 2 मिनट आपको ग्रैटिट्यूड करना है, उस भगवान का, ईश्वर का आपको धन्यवाद करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हैं और लाखों लोग उन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। सो उन सारी चीज़ों के लिए हमें मॉर्निंग में सिर्फ 2 मिनट ग्रैटिट्यूड पे करना है, भगवान को धन्यवाद बोलना है। एंड उसके बाद बाकी के 3 मिनट आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, होल्ड करना है जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं, और जब हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं, पूरे दिन प्रोडक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। अब आती है पूरे दिन की बारी। आपके दिन भर में आपको 5 चीज़ें ज़रूर करनी है। लाइक पहली चीज़,
आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जो भी खा रहे हैं बहुत वाइजली चूज़ करें कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। चूज़ इज वेरी वाइजली। एंड उसके बाद हमें ध्यान रखना है हम जो भी खा रहे हैं कॉन्शियस ईटिंग करनी है। स्क्रोलिंग करते हुए नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, लैपटॉप पे काम करते हुए नहीं, बातें करते हुए नहीं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ खाने में होना चाहिए। सो कॉन्शियस ईटिंग करनी है। उसके बाद आप जिस भी इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे बात करके आप रिलैक्स फील करते हैं, आपको लगता है बस आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, आज मैं इतना हंस ली उससे बात करके। सो कोई ना कोई इंसान हम सबकी लाइफ में ज़रूर ऐसा होता है जिससे बात करके हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। उस इंसान के लिए या फिर ऐसे इंसानों के लिए डेली 5 से 10 मिनट ज़रूर निकालिए, उनसे कनेक्टेड रहिए। व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। यानी कि आपको थोड़ा टाइम डेली बेसिस पे देना है खुद के लिए, जहां आप खुश हो, हैप्पी हो, मोटिवेटेड हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो। एंड उसके बाद आता है दी लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिन भर में कम से कम 20 से 30 मिनट या तो वॉक कर लो, या कोई योगा कर लो, या कोई प्राणायाम कर लो, या कोई सिंपल एक्सरसाइज कर लो। आपको अपनी बॉडी को सिंपली एक्टिव रखना है, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ दी लास्ट 5, जब आप सोने जा रहे हो तो लास्ट 5 मिनट में आपको क्या करना है। पहली चीज़, दिन भर में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उन्हें याद करिए और मेमोरी में लेके आइए। उन सारी चीज़ों को याद करके, उन सारे मोमेंट्स को याद करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड सोने से पहले सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स नहीं करना है, बल्कि अपने ब्रेन को भी रिलैक्स करना है, उसे शांत कर देना है कि आप कोई काम नहीं करना है, भाई सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ और तुम भी सो जाओ। सो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम अपनी फिजिकल बॉडी को तो आराम दे देते हैं, बट ब्रेन को कोई ना कोई टेंशन दे के सोते हैं। लाइक सुबह जल्दी उठना है, मुझे ये बनाना है, वो करना है, कल मुझे ये करना है। बहुत सारी टेंशन जो अक्सर हमें सोने से पहले ही दिमाग में आती है। तो होता क्या है, हमारी फिजिकल बॉडी तो क्योंकि थक चुकी है वो तो सो जाएगी, बट ब्रेन, क्योंकि आप उसे टेंशन दे के सोए हो, तो वो पूरी रात उसी की प्रोसेसिंग में लग रहा है। और नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो फिर आपको फ्रेश फील नहीं होता। और वो होगा भी कैसे, क्योंकि बॉडी को तो रिलैक्स मिल गया, लेकिन आपके ब्रेन को तो रिलैक्स मिला ही नहीं है ना। वो तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लग रहा है कि सुबह उठ के ये करना है, तो फिर इसके लिए कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जब भी आप रात को सो रहे हो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के साथ साथ अपने माइंड को भी रिलैक्स करके ही सोना है। उसको भी गुड नाइट बोलो। अगर कोई बिगनर डाइट, एनएलपी और पीएलआर में से किसी में शुरुआत करना चाहता है तो उसे किस डायरेक्शन में पहला कदम लेना चाहिए? देखिए, इसके लिए ना मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, हमेशा अपनी बॉडी से शुरू करो, फिर माइंड और फिर सोल। सो स्टेप 1, आप अपनी बॉडी को सही फ्यूल दें। जब आपकी बॉडी सही होगी ना, तो माइंड ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को रिसीव करेगा। नेक्स्ट स्टेप, आप अपनी बॉडी पे आपने काम कर लिया, आप अपने माइंड पे काम करना है। कौन से पैटर्न हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपनी हैबिट्स को चेक करो, नोटिस करो कहाँ प्रॉब्लम है, अवेयरनेस में लेके आओ, उन्हें एक्सेप्ट करो, देन उन्हें रीप्रोग्राम करो। एंड नाउ द लास्ट, कुछ ऐसे डीप रूटेड पैटर्न्स अगर आपको दिख रहे हैं, अगर आपने नोटिस किए हैं, तो फिर उन पे काम करना है और उनको फाइंड आउट करके सोल लेवल पे उन पे काम करना है, उनको अपनी ज़िंदगी से हटाना है। सो हमेशा ना ये चीज़ ना हमारी बॉडी से शुरू होती है, उसके बाद हम माइंड पे काम करेंगे और उसके बाद हम सोल लेवल पे जाएंगे। ऑल्दो जब भी आप ये काम कर रहे हो ना, प्लीज़ हमेशा किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लो। देखो, हम ऐसे ज़्यादातर लोग ना फिजिकल चीज़ों के लिए भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कोई वूंड है, कट लग गया, भाग के जाएंगे डॉक्टर के पास। लेकिन इंटरनली क्या ब्लीडिंग हो रही है, कब से हम परेशान हैं, कितना पेन है, वो लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन आपको तो फील होता है ना। उसके लिए आपने क्या किया है? कभी आप लेके भागे हो खुद को कि मुझे अंदर बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द है, अंदर बहुत ब्लीडिंग है। हम कभी खुद के अंदर क्या चल रहा है कभी नोटिस ही नहीं करते, उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं, ये तो होता है, ये तो चलता है। तो इसे चलने मत दीजिए, इसे नॉर्मलाइज मत करिए। अगर कुछ भी चीज़ आप नोटिस कर रहे हो दैट इज़ बियॉन्ड नॉर्मल, उसे समझने की कोशिश करो, एक्सेप्ट करो एंड किसी एक्सपर्ट से राय लो, उस पर काम करो, उसे हटाओ अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे
आपके ब्रेन में कब घुस जाएंगी और कब आपके ब्रेन को ओवर पावर कर लेंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड धीरे धीरे फिर वो चीज़ें आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी में विजिबल होना शुरू हो जाएंगी और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग केस हमें बताइए मैम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जब मेरी शुरुआती थी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केस मेरे पास आया किसी के रेफरेंस से, किसी ने रेफ़र किया उस केस को। तो वो जो लड़की थी उसे प्रॉब्लम थी, उसे पता नहीं क्यों लगता था कि मेरी डेथ हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी फैमिली। उसे पता नहीं क्यों हार्ट अटैक का डर था। उसे लगता था कि अगर हार्ट अटैक हुआ तो क्या होगा। तो वो कहीं अगर रील में किसी को देख लिया हार्ट अटैक से मरते हुए, किसी पेशेंट को अगर उसने हार्ट अटैक के बारे में कहीं पढ़ लिया या घर में किसी की डेथ हो गई और उसने सुन लिया तो एकदम से पैनिक हो जाती थी। उस लड़की को क्या प्रॉब्लम थी, उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी इसी चीज़ की और उसे नहीं पता था ये क्यों हो रही है। उसे पैनिक अटैक आते थे दिन में कम से कम 3-4 बार। वो एकदम हेल्पलेस हो जाती थी, उसकी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती थी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी और उसे समझ नहीं आता था क्या करना है। और इसी की वजह से उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, वो स्लीपिंग पिल्स लेके सो रही थी। अब ये जब केस मेरे पास आया तो मैंने अपना जो फर्स्ट सेशन था उसके साथ किया। बेसिकली मुझे डायग्नोस करना था कि जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, वो कितना डीप रूटेड है। एंड जैसे ही मैंने उसके ब्रेन को, उसकी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू किया, उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। और लिटरली उस टाइम मैं भी थोड़ा सा शॉक थी कि ये क्या हुआ। उसने बोला कि मेरी बॉडी ना एकदम श्रिंक होती जा रही है, बहुत छोटी होती जा रही है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आंखें बंद नहीं करूँगी। उस टाइम ये सच में मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि NLP की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं हम आइज़ बंद करवा के ना विजुलाइज करवाते हैं। आपका जो विजुलाइजेशन स्किल्स है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी NLP टेक्निक्स क्या काम करेंगी, कैसे काम करेंगी। बट जब आप आइज़ क्लोज ही नहीं करोगे तो फिर कैसे टेक्निक्स करा पाऊंगी, और जैसे टेक्निक्स नहीं होंगी तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लिटरली मेरे लिए वो केस थोड़ा चैलेंजिंग था। मुझे लगा कि ये आइज़ क्लोज नहीं कर पा रही है, इसका ब्रेन ना रिलैक्स होने से डर रहा है क्योंकि उसे आदत हो गई है उसी स्ट्रेस में रहने की। देन पहले मैंने खुद को काम डाउन किया और फिर उस लड़की को उसको समझाया कि ये होता है, इट्स नॉर्मल, होता है, कई बार होता है, कोई बात नहीं, हम वापस कोशिश करेंगे। और फिर जब वो केस 2 महीने बाद कंप्लीटली ठीक होके, हेल्दी होके, जब मुझे दुनिया भर का थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड, बहुत सारी चीज़ें उस लड़की ने मुझे लिख के भेजी और इतना खुश होके गई, इतनी ब्लेसिंग्स के साथ गई कि अब वो चीज़ें मैं सब कुछ रिकवर कर चुकी हूँ। कि मैम अच्छा लगता होगा इस तरह के केस सॉल्व करके आपको? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है ऐसे केसेस को सॉल्व करके, दिल को बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि आप जिस फील्ड में आए हो ना, अब आपने कुछ अच्छा किया है। देखो, एक तो काम होता है जिसके आपको पैसे मिल जाते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपने सर्विस दी, आपको पेमेंट मिल गया, दैट्स इट। बट ये जो काम है ना, ब्लेस्ड मनी लेके आता है। मनी तो लाता ही लाता है, उसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। तो जब वो ब्लेसिंग्स आती हैं ना, वो है हमारी एक्चुअल अर्निंग, क्योंकि उससे मन को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो बियॉन्ड दिस मनी एंड ऑल, ये सबसे बियॉन्ड है। मैम क्योंकि हम हर्बल इंडस्ट्री से आते हैं तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन सबके लिए रहता है, क्या आप हर्ब्स यूज़ करती हैं? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। डेफिनेटली मैं एक मदर हूँ, एक डाइट कंसल्टेंट हूँ, तो हर्ब्स तो मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ। और सिर्फ मैं ही क्यों, हर मदर यूज़ करती है अपने किचन में। हमारे किचन में वो सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है। ऑल्दो मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि घर पे ही होम रेमेडीज़ के थ्रू हम अपने बच्चों को, या फिर जो हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के, उनको हम उनकी केयर कर पाएँ। सिंपल कोल्ड है, कफ है, उस चीज़ के लिए हम क्यों डॉक्टर के पास भागते हैं, जबकि उनमें जिंजर बहुत अच्छे से काम करता है, हनी बहुत अच्छे से काम करता है, सितोपलादी चूरन जैसी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से काम करती हैं, मुलेठी बहुत अच्छा काम करता है। कुछ हर्ब्स जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, जो कि लिटरली मेरी फेवरेट हैं। सर्दियों में तो मैं ज़्यादातर अदरक यूज़ करती हूँ, सिनेमन यूज़ करती हूँ, एंड ड्राइड जिंजर जिसे कि हम सौंठ बोलते हैं, वो भी यूज़ करती हूँ। कच्ची हल्दी जिसका दूध डेली मेरे घर में बनता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। गोल्डन मिल्क हम लोग डेली लेते हैं सर्दियों में। एंड अगर मैं गर्मियों की बात करूँ तो सौंफ यूज़ होता है क्योंकि ठंडा होता है। गोंद कतीरा यूज़ होता है, ऑल्दो ये कोई हर्ब नहीं है बट स्टिल हमारे लिए बहुत हेल्दी है।
सो ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनके जो बेनिफिट्स हैं ना अमेजिंग हैं और नेचुरल हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऑल्दो आप लोग भी क्योंकि हर्ब्स की इंडस्ट्री से आते हैं, तो आप लोग कौन से हर्ब्स सजेस्ट करते हैं मेरे जैसे कोच के लिए, जो कि स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए भी कुछ हर्ब्स को अगर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर पाए? तो कुछ हर्ब्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जो स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें मेन है अश्वगंधा, जटामासी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी एंड तुलसी। तो मैम ये हर्ब्स आप भी यूज़ करें और आपसे कनेक्टेड लोगों को भी बताएं। बस इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा मैम आपसे कि बिना किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से राय लिए बिना इन हर्ब्स को यूज़ ना करें। मैम आज के यूथ को आप एक पावरफुल मैसेज देना चाहें जो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों के लिए मदद करे, वो मैसेज क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपनी बॉडी की सुनो, क्योंकि वो हर दिन सिग्नल देती है। अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो पैटर्न्स में चलता है और जिन्हें बदला जा सकता है। एंड द लास्ट, अपनी सोल को स्पेस दो, उसे अचीवमेंट की रेस में भूलना नहीं है। बेसिकली आप अपने माइंड में जो बोते हैं, बॉडी में वही उगता है और लाइफ में वही दिखता है। सो चूज वेरी वाइजली व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू बिलीव। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सरलता और गहराई से डाइट, NLP और PLR के बारे में हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। मैं उम्मीद करती हूँ यह पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स और लिसनर की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएगा। थैंक यू सो मच बबीता जी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और पॉजिटिव कन्वर्सेशन के लिए हमारे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।